नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके साथ अपना नया चैनल लेके आए हैं और ये हमारा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे। और चूँकि हम पहले वीडियो में हम ज्योतिष के मूलभूत अवधारणा की बात करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष क्यों, मतलब ये उपयोगी क्यों है हमारे लिए। तो क्या ज्योतिष चमत्कार है? इसका जवाब है नहीं। क्या ज्योतिष विज्ञान है? इसका जवाब है हाँ, ज्योतिष एक विज्ञान है। तो हम ज्योतिष को विज्ञान मानकर ही बात करेंगे और मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा कि ज्योतिष विज्ञान क्यों है। हम अपनी दैनंदिन जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह 6 बजे उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, 8 बजे नाश्ता करते हैं, 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे जब भी जिस तरह के वर्क कल्चर में हम काम करते हैं उस टाइम पे हम वापस लौटते हैं। फिर हमारे शाम के खाने का एक नियत समय है, रात में सो जाने का एक नियत समय है, फिर सुबह। तो हमारी ज़िंदगी में ये अनुशासन और ये निरंतरता जो है वो कैसे पैदा करी होती है? वो पैदा होती है घड़ी से, वॉच से, हमारी क्लॉक से। और ये घड़ी जो है ये एक तरह से हमें अनुशासित और नियंत्रित रखती है। कल्पना की ये घड़ी ना होती तो कोई समय नहीं होता, किसी भी चीज़ का कोई नियम नहीं होता। तो ये उस समय की कल्पना कीजिए जब घड़ी नहीं थी। तो चीज़ों को हम कैसे देखते रहे होंगे? आप कल्पना कीजिए कि कोई घड़ी नहीं है, एक एंसेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, पुराने समय की, जब मानवीय सभ्यता जो है वो अपने शुरुआती दिनों में रही होगी। तो हमने अपने आप को नियमित कैसे किया होगा? तो हमने अपने आप को नियमित किया होगा सूरज के उगने से, सूरज के डूबने से, ऋतुओं के आने से, ऋतुओं के खत्म होने से, चंद्रमा की कलाओं से, चंद्रमा की अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो कलाएं होती हैं उसकी, उनसे हमने एक नियम अपना बनाया होगा खेती किसानी के लिए। या उससे पहले जब मनुष्य आदिम था, शिकार करता रहा होगा, तो उसके लिए भी उसने अपनी एक टाइम टेबल बनाया होगा कि किस मौसम में क्या किया जाए तो ज़्यादा भोजन की उपलब्धता हो सकती है। फिर कृषि का समय आया होगा तो मनुष्यों ने उसका एक समय सारणी बनाई होगी, उसका एक कैलेंडर बनाया होगा। ये सब चीज़ें हमने सूर्य और चंद्रमा की कलाओं से, उनके डूबने, उगने और उनके अलग अलग, जैसे आप देखते होंगे गर्मियों में सूर्य सर पे निकलता है और जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं सूर्य हमारे बाईं तरफ होता जाता है। अगर हम सीधे देखें पूरब की तरफ मुँह करके तो दाहिनी तरफ, पश्चिम की तरफ देखें तो बाईं तरफ। तो ज़्यादा ही अच्छा कहना होगा कि दाहिनी तरफ हमारे सूर्य आ जाता है, जिसे सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। तो सूर्य की ये जो गति है, ये जो उसका एंगल है, ये जो उसकी ऋतुओं के हिसाब से उसकी जो धूप है उसकी कम तीव्रता, कम हो जाना, अधिक हो जाना, इन सबों से एक कैलेंडर बनाया गया, उसी को पंचांग कहा गया। तो ये पंचांग हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए आवश्यक था। हम इस पंचांग के हिसाब से अपने फैसले ले सकते थे। तो ऐसे आविष्कार हुआ होगा पंचांग का। तो ज्योतिष, ये गणित ज्योतिष का भाग है। पंचांग जो है लग्न, राशियाँ, कलाएं और कब कौन सा ग्रह किस राशि में कैसे गोचर कर रहा है, ये गणित ज्योतिष का एक भाग है।
तो यह हमारे लिए आवश्यक था और इसलिए इसको बनाया गया। तो हमको धन्यवाद देना चाहिए उन मनीषियों को, उन विद्वानों को जिन्होंने हमारे जीवन को नियमित और अनुशासित करने के लिए पंचांग की रचना की होगी या फिर गणित ज्योतिष की रचना की होगी। फलित ज्योतिष जो है वो गणित ज्योतिष का एक भाग है। अच्छा, एक बात छूट रही है, घड़ी की बात हो रही थी। तो घड़ी की, देखिए घड़ी, आज हम घड़ी से चलते हैं, हमारी सारी चीज़ें घड़ी से ही ऑपरेट होती हैं, समय के हिसाब से ही होता है। लेकिन घड़ी जो है वो बंद हो सकती है, घड़ी खराब हो सकती है। इसके अलावा घड़ी में छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन जो बड़ी परिघटनाएं हैं, जैसे सुबह सूर्य का उगना, रात होना, सूर्य का डूब जाना या फिर चंद्रोदय होना, ये जो बड़ी घटनाएं हैं, या फिर ऋतुओं का बदलना, ये जो बड़ी घटनाएं हैं, इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। तो कभी भी किसी कांस्टेंट वैल्यू को निकालने के लिए ज़्यादा निश्चित परिघटना को लिया जाता है। हम हमेशा सापेक्षिक चलते हैं कि हम किसी भी चीज़ के सापेक्ष अपना निर्णय लेते हैं। तो जैसे हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, लेकिन हम भी उसके सापेक्ष घूम रहे हैं, इसलिए स्थिर लगते हैं। अगर हम उसके सापेक्ष न घूम रहे होते तो हम पीछे की तरफ जाते, पीछे की तरफ हमें एक धक्का लगता। तो हम हर चीज़ को, ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, ये इसी से प्रतिपादित है कि हम हर चीज़ को किसी के सापेक्ष देखते हैं, रिलेटिवली हम अपने आप को किसी चीज़ के देखते हैं। तो हमें पंचांग गणना के लिए या समय गणना के लिए या एक अनुशासित जीवन पद्धति के लिए सबसे बड़ी परिघटना को देखना था। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा, चूँकि इनका नियत है, सूर्य 360 डिग्री का जो अपना चक्कर है वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा तकरीबन 27 दिन में पूरा करता है। तो हम देखेंगे तो सूर्य प्रतिदिन 365 दिन में 360, मतलब करीब करीब 1 डिग्री सूर्य रोज मूव करता है। 1 डिग्री का ये जो सूर्य का थोड़ा सा कम, 1 डिग्री से थोड़ा सा कम, ये जो मान है, ये 365 दिन के कैलेंडर में अप्लाई होता है। और इन 360 डिग्री के इस जो मूवमेंट है, उसका सर्कुलर मूवमेंट, वृत्तीय गति, इसी पथ को हमने 12 हिस्सों में बांटा। तो राशियाँ, खैर ये आगे हम बताएंगे इसके बारे में, जब हम लग्न और राशियों की चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम सिर्फ ज्योतिष की मूलभूत अवधारणा पर बात कर रहे हैं। तो हमारे उन जिन मनीषियों ने, जहाँ हम बात कर रहे थे, इस पंचांग का, इस कैलेंडर का, इस टाइम टेबल का जो एक हिसाब किताब बना के बैठा के एक जो हमको पंचांग दिया, उनका हमें आभार मानना चाहिए। और इन्हीं से हमने आगे चीज़ों को सीखा और खुद को नियमित किया, नियंत्रित किया, अनुशासित किया, और चीज़ें हमारे लिए आसान हुई होंगी। ऐसा है, ऐसा हुआ होगा। तो ये है पंचांग का मूलभूत अवधारणा। अब फलित ज्योतिष इसमें कहाँ आता है? फलित ज्योतिष जो है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सापेक्षिक, किसी बात को सापेक्षिक कैसे हम, अच्छा एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मैं अभी कह देता हूँ, नहीं तो आगे मैं भूल जाऊँगा। हम, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ अपने लेखों में, अपनी थ्योरीज जो भी मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया पे और वेबसाइट्स के लिए, उसमें मैंने बार बार ये कहा है कि पंचांग का और ज्योतिष का आविष्कार भारत में हुआ है। इसकी वजह है,
क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो ये ऋतुएं, 6 ऋतुएं हैं, जितनी वैरायटी है, जितना अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग प्रदेशों में जैसी जलवायु विषमता है, वैसी किसी अन्य सभ्यता में मिलना मुश्किल है। अब आप सोचिए कि किसी ऐसे जगह पे जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वहाँ पे पंचांग कैसे बनाया जाएगा? या फिर अमेजन के जंगलों में जहाँ धूप नीचे पहुँचती ही नहीं है, या ऐसे ऐसे डिज़र्ट में जो जहाँ पे लगभग लगभग मौसम हमेशा एक सा रहता है, या फिर समुद्र तटों पे जहाँ पे ऋतुओं में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, ऐसी जगहों पे हम पंचांग को, उसमें ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं लाई जा सकती है। भारत प्राकृतिक रूप से ईश्वरीय वरदान है कि ऋतुओं से, जलवायु से और विषमताओं से, भौगोलिक विषमताओं से समृद्ध है। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी पंचांग को बनाने के लिए, गणना करने के लिए, उसमें वैरायटी लाने के लिए ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ थीं। इसलिए भारत में ज्योतिष का आविष्कार हुआ है, ये मानने में कोई कठिनाई नहीं है। अन्य देशों में, अन्य सभ्यताओं में भी इस पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम भारत में हुआ है। इसकी वजह क्या है? हमने हमने एनालिसिस को ज़्यादा डीप किया। जब हम आगे आपको फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष और राशियों, नक्षत्रों के चरणों के बारे में बात करेंगे, बताएंगे, उनके स्वामियों के बारे में बताएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी गणना जो है, हमारी पद्धति जो है, वो डीपर दैन डीपर होती गई है और हम कई स्टेप आगे जाके कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमारी पंचांग पद्धति जो है वो एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा है, और इसीलिए फलित ज्योतिष में भी हमारे यहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास गणना की पद्धतियाँ ज़्यादा हैं। हमारे पास, अब ये पहले वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें वो दर्शक देख रहे हैं जो ज्योतिष के बारे में बेसिक सीखना चाहते हैं, जो प्रो हैं, जो जानते हैं। उनके लिए हम आगे बात करेंगे ही, और कुछ जानेंगे, समझेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक्स पे बात करते हैं। तो हमारी जो ये गणना पद्धति है और जो हमारा कैलकुलेशन है, जो हमारा पंचांग है, वो ज़्यादा वृहद है, विस्तृत है, ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है, ये कह सकते हैं। तो अब फलित ज्योतिष की बात करें। फलित ज्योतिष क्या है? तो फलित ज्योतिष, अच्छा एक बात और, हमें ज्योतिष को विज्ञान क्यों समझना चाहिए, ये एक बात है जो आप पूछ सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, या फिर जो विद्वान हैं वो इसको एक शास्त्र का अनादर समझ सकते हैं। इसलिए इस बात को कहना जरूरी है। देखिए, ज्योतिष को वेदांग बताया गया है। 6 वेदांग, वेद के जो 6 अंग हैं उसमें एक ज्योतिष भी है, और ये इसलिए बताया गया क्योंकि ये एक अनुशासन के लिए आवश्यक है, और वह उस समय की बात है जब मनुष्य स्वभावतः आस्थावान हुआ करता था। तो आस्थावान मनुष्य के लिए ज्योतिष को अगर आस्था से जोड़ दिया जाए तो उसके लिए ज़्यादा ग्राह्य हो जाता है, ज़्यादा एडॉप्टेबल हो जाता है। तो आस्था से जोड़ना एक अच्छी बात थी। इससे लोगों में इसके प्रति जागृति बढ़ी, लोग इससे सीखने, सिखाने और इसका एक आकर्षण बढ़ा लोगों में, और आस्था से ही जुड़ के लोगों ने ज्योतिष को सीखा, ज्योतिष को अडॉप्ट किया, अपनाया। आज का युग जो है ये विज्ञान का युग है।
आज की जो युवा पीढ़ी है वो आस्था से ज़्यादा विज्ञान को तरजीह देती है। तो अगर हमें किसी युवा को ज्योतिष के बारे में समझाना है, बताना है या ज्योतिष से जोड़ना है, तो हम आस्था की बजाय अगर विज्ञान के रूप में उसको समझाएंगे तो उसे बात ज़्यादा बेहतर समझ आ सकती है। उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो तर्क शक्ति है, अगर हम उसके तर्क शक्ति के, उसके तार्किकता के पैमानों पे ज्योतिष को कस पाए, पुष्ट कर पाए, तो वो ज़्यादा जुड़ेगा, ज़्यादा वैज्ञानिक समझ के इससे जुड़ेगा। इसलिए हमें आज ज़रूरत है। अब देखिए हुआ क्या कि आस्था का दौर जब बीता तो जब लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया तो एक बड़े ज्योतिष वर्ग ने लोगों को डराया, ज्योतिष के नाम पे डराया। इसलिए डराया क्योंकि आस्था के बाद डर जो है ये दूसरी ऐसी चीज़ है जिससे किसी को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ी चीज़ आस्था है। हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे हम विश्व को वर्गीकृत कर सकते हैं। एक बड़ी आबादी जो है, एक धर्म को मानने वाले, एक ही पूजा पद्धति करने वाले एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, एक दूसरे से ब्रदरहुड। अगर मैं यहाँ पे हिंदू हूँ और अमेरिका में कोई हिंदू है और मैं उससे मिलूँगा तो मुझे उससे जुड़ाव महसूस होगा, क्योंकि वो हमारा धर्म भाई है, वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो आस्था एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे डर है। डर भी कंट्रोल करता है, डर भी कनेक्ट करता है। एक ही चीज़ से दो डरे हुए लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ बिजली गिरी है और वो अपने घर से 300-400-500 किलोमीटर दूर कहीं है, उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके घर पे भी बिजली गिरी हो, तो दोनों बिजली से डरते हैं, दोनों बिजली के पीड़ित हैं, तो दोनों एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। डर जो है कॉमन फैक्टर पैदा करता है और डर एक दूसरे से कनेक्ट भी करता है। तो खैर विषयांतर हो जाएगा। तो हमें ज्योतिष से नए लोगों को, नई पीढ़ी को डराने की बजाय वैज्ञानिक दृष्टि से ज्योतिष से जोड़ना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये एक विज्ञान है। विज्ञान कैसे है ये हम बात करते हैं। पहला वीडियो है, समय कम है और बातें ज़्यादा हैं, इसलिए सार संक्षेप में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने, अब हम और आप हैं, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि पर्टिकुलर रोज़ हम यात्रा करते हैं, रोज़ हम एक निश्चित समय पे कहीं जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि मंगलवार को इस जगह पे, इस चौराहे पे, इस तिराहे पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है इतने बजे। मान लीजिए हमने एक कैलकुलेशन हमने बनाया कि रोज़ जाते जाते, रोज़ अध्ययन करते करते हमें पता चला कि मंगलवार को अमुक चौराहे पे 12 बजे दोपहर में बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। तो हमने एक छोटा सा प्रेडिक्शन कर लिया, चूँकि हमारा अनुभव है कई बार का, तो हमने कह दिया भाई मंगलवार को तो वहाँ जाने लायक नहीं, 12 बजे तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। एक बात हो गई। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं और कई सालों से यूज करते हुए अभ्यास में हमारे एक बात आई कि रात को 10:30 से 12 बजे के बीच मोबाइल का नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है, बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ट्रैफिक रश हो जाता है। तो ऐसा हमें आके हमारी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने हमें नहीं बताया कि हम भैया हम 10:30 बजे तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क 1-1.5 घंटे के लिए स्लो कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने अपने एनालिसिस से, अपने अनुभव से इस बात का पता लगाया कि रात में 10:30 बजे लोग
इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, रश हो जाता है, इसलिए नेटवर्क स्लो हो जाता है। तो हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि 10:30 बजे मोबाइल का नेटवर्क स्लो है। ये हमारा प्रिडिक्शन है, इसका हमारे पास कोई अथेंटिक जानकारी नहीं है। इसको हम प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये आप प्रूव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मान लिया आपने ले लिया कि इस समय डाटा स्पीड क्या है, लेकिन आप ये नहीं प्रेडिक्शन, ये आप प्रूव नहीं कर सकते हैं कि परसों रात में भी परसों मतलब 16 तारीख को, 16 जनवरी को रात में 11 बजे आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत होगा, मोबाइल नेटवर्क स्लो होगा, लेकिन इसका आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। इसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं अनटिल जब तक वो दिन नहीं आ जाता है और उस टाइम पे वाकई में डाटा स्लो होगा, तभी हमारी बात प्रूव होगी। तो ये फलित ज्योतिष जो है ये इसी तरह से काम करता है कि इसमें हम डाटा एनालिसिस के द्वारा ये पता लगाते हैं कि क्या चीज़ होने की संभावना है। अब इसको हम थोड़ा और विस्तार से समझें, थोड़ा उदाहरण के साथ समझें। जैसे मान लीजिए कि हमारे किसी विद्वान ने सैकड़ों साल पहले लोगों की आयु भी ज़्यादा होती थी, ऋषि मुनियों और विद्वानों की, जो अपनी दिनचर्या से जिन्होंने अपने जीवन को साध रखा था, वो 100 सालों से ज़्यादा जीते थे। तो मान लीजिए किसी मनीषी ने यह अनुभव किया कि पौष मास में जो सुबह के टाइम बच्चे पैदा होते हैं, उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर ऐसा होता है, उनके जीवन में ये चीज़ें होती हैं। तो और मान लीजिए माघ महीना है, मतलब फरवरी जनवरी, लास्ट ऑफ फरवरी, मोस्टली इसी में माघ महीना पड़ता है। तो माघ महीने में सुबह बच्चे जो पैदा होते हैं उनका ऐसा कैरेक्टर होता है, ऐसा स्पेसिफिक उनका शारीरिक बनावट होती है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये मान लिया गया कि उसी समय सूर्योदय के समय ही पौष महीने में जन्म लेने वाले बच्चे का स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक पर्सनालिटी दूसरे तरह की होगी, और माघ महीने में जन्म लेने वाले बच्चे का उसी समय सूर्योदय के समय दूसरे तरह का होगा। तो आप देखेंगे कि माघ और पौष महीने में सुबह जो लग्न होता है सूर्योदय के समय, वो बदल जाता है। माघ में आप सूर्योदय के समय देखेंगे तो मकर लग्न, पौष में आप देखेंगे तो धनु लग्न और मकर लग्न होता है, और माघ में मकर और कुंभ लग्न होता है। तो ये मैं एक आपको उदाहरण के रूप में इसको बता रहा था। अच्छा, आप ये सोचिए कि किसी पहले जब घड़ियाँ नहीं थी, आम लोगों के सुलभ नहीं थी घड़ियाँ, तो मान लीजिए कोई महिला, मान लीजिए उसी मनीषी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी ऋषि की बात कर रहा हूँ, उसी विद्वान की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पंचांग पे इतना काम किया है। उनके पास एक महिला आती है और वो बताती है कि महाराज जी हमारे बच्चा हुआ है ये। तो अब वो बच्चे के जन्म के 1-2 महीने, 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर, हो सकता है 5 साल बाद आती है, कहती है महाराज जी ये बच्चे का तो कुछ भविष्य कैसा होगा। तो अब वो कैसे अनुमान लगाएंगे, क्योंकि उस महिला के पास बच्चे के बर्थ के समय घड़ी थी नहीं। तो पूछेंगे कि महीना कौन सा था, तो बताएगी कि ये महीना था। अच्छा, सूर्य कहाँ था, तो बताएगी सूर्य माथे पे था, यहाँ तक आया था, वहाँ तक दिख रहा था, परछाई इतनी पड़ रही थी। तो इन सब पद्धतियों से वो एक अनुमान बताएंगे कि कितने घटी सूर्य उस समय निकला हुआ था और कितना सूर्य का दिनमान कितना बीत चुका था। उस आधार पे एक निष्कर्ष निकालेंगे कि इस बच्चे का यह लग्न हो सकता है। और
आप कल्पना कीजिए कि जब दिन और महीने भी उस महिला को नहीं पता होते, तब वो बताती कि सूर्य इस कोण पे निकला था, इतना दक्षिणायन था, और उस समय चाँद या चंद्रमा जो है वो उस समय अंधेरा पक्ष चल रहा था, लेट से चंद्रोदय होता था, या फिर उस दिन पूर्णिमा थी, उस दिन रात को पूर्णिमा पड़ी थी, पूरा चाँद निकला था। तो इन सब विवरणों से एक अंदाज़ा बनाया जाता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि कैसे, कितनी कठिनाई से आज तो हम कोई अपने बच्चे को बताता है कि मेरा बच्चा इतने बज के इतने मिनट पे इस दिन इस समय पैदा हुआ, इस शहर में पैदा हुआ, इसकी कुंडली क्या होगी, और आप सारे डेटा को सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं और आपके बच्चे की कुंडली आपके सामने आ जाती है। आपको पता हो जाता है कौन सा लग्न है, कौन सा राशि है, कितने डिग्री का बुध था, कितने डिग्री का सूर्य था, लग्नेश कौन है, पंचमेश और भाग्येश कौन है। लेकिन उस समय जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, किसी भी गणना को करके किसी भी एक निष्कर्ष प्रस्तुत करना ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। तो उन मनीषियों को, उन ऋषियों को, उन विद्वानों को हम बारंबार नमन करते हैं, जिन्होंने इतने कठिनाई से इतने बड़े डाटा को एनालाइज करके हमें एक पंचांग दिया है, एक तरीका दिया है, जिससे हम, आप को अगर विश्वास न हो तो आप देख लें कि अगर सिंह लग्न है और सूर्योदय में जन्म है तो उस व्यक्ति का एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी होगी। अगर रात में जन्म है, सूर्योदय है, सिंह लग्न है, तो उस शख्स की एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी होगी, उसकी एक विशिष्ट आदतें होंगी, उसका एक विशिष्ट व्यवहार होगा, उसकी एक विशिष्ट कार्य प्रणाली होगी। ये आजमाया हुआ सूत्र है। आप किसी भी ज्योतिष अध्येता से बात करेंगे और अगर वो अच्छा विद्वान है तो आप उसके सामने थोड़ी देर बैठे रहें, बातें करें, वो आपसे आपका लग्न, आपकी राशि और काफ़ी कुछ आपके बारे में ऐसे ही बता देगा, यदि वो अच्छा विद्वान है तो। और या फिर आप किसी व्यक्ति को ज्योतिषी के सामने मत ले जाएं, सिर्फ उसका जन्म विवरण या उसकी कुंडली दिखाएं, तो वो ज्योतिषी उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता देगा कि स्वभावतः कैसा होगा, ये आचरण कैसा करता होगा, इसकी वाणी कैसी होगी, ये आलसी होगा या फुर्तीला होगा या काम में कितना दक्ष होगा, ये वो ज्योतिषी आपको बता देगा। तो इसको हजारों लाखों कुंडलियों पे आजमाया गया है और लाखों विद्वानों ने, हजारों विद्वानों ने इसको आजमाया है और निर्णय दिया है, निष्कर्ष दिया है। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। फलित ज्योतिष के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको आप विज्ञान माने। आस्था यदि आपकी न हो, यदि आप आस्थावान न हो, तो आप, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसको आस्था से जोड़कर देखें, आप इसको विज्ञान ही समझें। और विज्ञान कैसे काम करता है ये हम आपको आगे बताएंगे भी, अभी थोड़ा बता देते हैं। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण में आपको बताया कि आप मोबाइल देखते देखते आप ये बता सकते हैं कि कब उसका डाटा जो है वो सर्विस इसकी जो है कब कम होगी, कब इसका डाटा कनेक्शन वीक होगा। और आप ये बता सकते हैं कि कब किस जगह पे जाम लगा हो सकता है, कहाँ कब का जो वातावरण है, जो एक यूआई जिसको बोलते हैं, वो कितना होगा, किस जगह का। अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार कैलकुलेट करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, तो अब जैसे आप देखिए गूगल जो है, गूगल इसी पे सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, सारे डाटा फोरकास्ट इसी आधार पे कैसे मौसम बता देता है, कैसे बताया जाता है कि अगले 5 दिनों का मौसम कैसा होगा।
ये भी पूर्वानुमान जो है ये डाटा एनालिसिस से निकाले जाते हैं। तो फलित ज्योतिष भी एक तरह का डाटा एनालिसिस है। जो जितना अच्छा डाटा एनालिसिस कर सकता है, जिसका जितना एनालिटिकल पावर जितनी अच्छी होती है, वो उतना ही अच्छा फल कथन करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, हजारों किताबें, सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, लाखों पन्ने पढ़े हैं, हजारों कुंडलियाँ पढ़ी हैं, हजारों लोगों से बात की है, उनकी समस्याएं सुनी हैं, उनका पर्सनालिटी रीड की है, वो एक अच्छा पल कथन करने वाला, अगर वो इंटेलिजेंट है और वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता है तो अच्छा फल कथन करने वाला होगा। नहीं तो किसी व्यक्ति, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सामने रोज़ वही घटना होती है, लेकिन वो नहीं उस पर ध्यान देते हैं, तो वो अच्छे एनालाइज़र नहीं होते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट नहीं होते हैं, और उनकी एनालिटिकल पावर कमज़ोर होने की वजह से वो अच्छा निष्कर्ष नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यही फ़र्क है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर में और एक औसत एस्ट्रोलॉजर में। जिसकी जैसी एनालिटिकल पावर वैसा उसका फल कथन होता है। तो कुंडली के बारे में, ज्योतिष के बारे में हम ये मान लेंगे कि ये विज्ञान है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अपनी लाइफ में यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप हरी शर्ट पहन के निकलते हैं तो आपके काम अच्छे से होते हैं, तो आप चाहेंगे ना कि आपके पास हरी शर्ट, ग्रीन कलर की टी शर्ट, शर्ट, जैकेट का कलेक्शन ज़्यादा हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। और यदि आप देखते हैं कि ये तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक उदाहरण हो गया, यदि आप देखते हैं कि सुबह सूर्योदय पे अगर आपको सूर्य उदय के समय आप किसी काम को करने की सोचते हैं, या आप पढ़ते हैं, या कुछ आप मान लीजिए आप संगीतकार हैं या गायक हैं, आप रियाज करते हैं और आपकी आवाज़ अच्छी हो रही है, तो आप कोशिश करेंगे कि हमेशा सूर्योदय के समय ही रियाज करें। आप ये कोशिश करेंगे कि आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो तो सूर्योदय के समय हो, क्योंकि उस समय आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी आवाज़ ज़्यादा खुल के आती है। तो ऐसे ही ज्योतिष है, अगर आपको लगता है कि ये साइंटिफिकली ज्योतिष आपकी मदद कर सकता है तो मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। इसको आप इससे डरें नहीं, इससे घबराएं नहीं, और इसकी मदद लें और जीवन में आप आगे बढ़ें। तो ज्योतिष का जो मूलभूत अवधारणा है उसके बारे में इतनी सारी बातें हो गई। अगला वीडियो हम किसी और विषय पर बनाएंगे, आगे हम इससे बढ़ेंगे, लग्न और राशियों के बारे में समझेंगे। लेकिन अगर कमेंट बॉक्स में आप ये कहते हैं कि हम और भी, आप कोई प्रश्न करते हैं, हम मेरी आज की बात से आपके मन में कोई प्रश्न, कोई संशय खड़ा होता है और आप उसके बारे में पूछते हैं, तो ज़रूर मैं फिर इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा। और हमारा चैनल नया है, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो कृपया प्रोत्साहित करें मुझे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पुश करें ताकि नोटिफिकेशंस आएँ, और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास बात पहुँचे। जिन लोगों को आप मानते हैं कि ज्योतिष के बारे में उनके मन में बहुत संशय है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है कि आप के ज्योतिष परिवार में एक नए सदस्य की वृद्धि हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।